25 नवंबर ये तारीख नजदीक आते आते मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां अपने परवान चढ़ने लगी हैं और मध्य प्रदेश में लगातार सियासी चेहरों में बदलाव के चलते तमाम राजनीतिक दलों के अंदर राजनीतिक समीकरणों में भी उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लाजमी है ये सवाल जरूर जनता के जहन और दिलो दिमाग में भी है कि आखिर क्या है मध्य प्रदेश की जनता का मूड। क्या जनता यहां पर बदलाव के मूड में है या वापस एक बार फिर मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी को मौका देने के लिए जनता अपने मताधिकार का उपयोग करने वाली है। इन तमाम सियासी बातों की सर्जरी करने के लिए सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे में आज बोल रहा चौथा स्तंभ में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं इंदौर शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्री जीवन साहू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं श्री नवनीत शुक्ला जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं इंदौर शहर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर शहर की पत्रकारिता से जुड़े दो बड़े नाम फिलहाल हमारे साथ इस खास प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे बोल रहा चौथे स्तंभ इस सेगमेंट के जरिए जानने की कि कैसे मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों की गतिविधियों के बाद अब जनता ने रिपोर्ट कार्ड अपना तैयार कर लिया है और आने वाली 25 नवंबर को वो मतदान करने के साथ ही साथ अपना फैसला भी सुरक्षित करने वाली है। और मध्य प्रदेश के भविष्य का ये फैसला क्या रंग लाएगा, इसको लेकर क्या मानते हैं चौथे स्तंभ के सच्चे प्रहरी, सीधे उनसे उनकी पहली टिप्पणी और पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले बारी है जीवन साहू जी की। सर, आपका नाम लगातार इंदौर शहर की पत्रकारिता में एक अनुभवी पत्रकार कलमकार के तौर पर पुकारा जाता है। जितना अनुभव आपको राजनीतिक पत्रकारिता का है, क्या मानते हैं मिशन एमपी दोनों ही राजनीतिक दलों के सामने हैं और मध्य प्रदेश की जनता के मूड की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश की जनता का मूड आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता का जहाँ तक सवाल है जी, मध्य प्रदेश में ये अच्छी बात है कि यहाँ दो दल हैं, भाजपा और कांग्रेस जी। और पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जैसा बदलाव चाहिए था प्रशासन में, राजनीतिक स्तर पर, एक तरह से पिछले 10 सालों में जो पिछले सरकारें थी उसी सरकार के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, थोड़ा सड़क, पानी, बिजली। लेकिन मध्य प्रदेश में जितना मिनरल्स और जितने खनिज संसाधन हैं, जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, उन संसाधनों का दोहन मध्य प्रदेश में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मध्य प्रदेश के जनमानस का जहाँ तक सवाल है, मतदाता का सवाल है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में, खासकर मंत्रियों के खिलाफ और खासकर उन विधायकों के खिलाफ जिन्होंने राजनीति को व्यापार बना दिया है। जो अभी जो टिकटों का महासंग्राम चल रहा है दोनों दलों में, और वो ऐसा लगता है जैसे ये टिकट नहीं है, ये व्यवसाय हो गया है कि खरीद फरोख्त हो गई है और किसी तरह से वो लोग जाना चाहते हैं। किसी के मन में मध्य प्रदेश के मामले में कोई विजन नहीं है कि वो कैसा मध्य प्रदेश बनाएंगे, कैसी अपनी विधानसभा में विकास करेंगे, कैसा मतदाताओं की समस्याओं को हल करेंगे। आज मध्य प्रदेश का जो मतदाता है वो ठगा हुआ है। आज अगर उसको कलेक्टर ऑफिस जाना हो, नगर निगम जाना हो, किसी वल्लभ भवन में जाना हो, किसी सतपुड़ा विंध्याचल में जाना हो, तो उसको पता लगता है कि यहाँ शासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहाँ वो क्लर्क से लेके ऊपर ऑफिसर तक उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं ये वो जानता है। तो सवाल ये है कि राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन आना चाहिए, प्रशासन में परिवर्तन आना चाहिए। केवल चेहरे बदल देने से कोई सरकार नहीं बदल जाती है। चेहरे, सरकारी प्रणाली बदलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी दल हो। तो ये जब तक नहीं आएगा तब तक मध्य प्रदेश का जो चहुमुखी विकास, आज मध्य प्रदेश में रेलवे से कटा हुआ है। आज मध्य प्रदेश में जो बड़े हाईवे बनने चाहिए वो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में अच्छे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी एक भी नहीं है। इंदौर को बनाना था वो नहीं बना। मध्य प्रदेश में जो औद्योगिकरण होना चाहिए वो नहीं है। तो ये जो है इस पर कौन विचार करेगा? आखिर सारी चीजें तो विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से ही होती हैं। लोग कितनी आवाज उठाएं। तो ये जो पिछले 5 सालों में हुआ है वो जो हम देख रहे हैं कि वो जो बदलाव होना चाहिए वो बदलाव कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश का मतदाता दिशा भ्रमित है। बदलाव का अभाव है सीधे तौर पर और राजनीतिक दलों में विजन यानी कि नजरिए की कमी जो है साफ तौर पर देखने को मिलती है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की जनता की तो वो सिस्टम में बदलाव चाहती है। महज चेहरे बदलने से राजनीतिक दलों की विचारधारा कहीं परिलक्षित नहीं होती, बल्कि जनता को सिस्टम में बदलाव की दरकार यहां पर महसूस हो रही है, ऐसा मानना है इंदौर शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्री जीवन साहू जी का। नवनीत शुक्ला जी का भी वक्तव्य जानते हैं, आपका क्या लगता है? शुक्ला जी, मानना क्या है? जिस तरह से लगातार राजनीति
राजनीतिक पत्रकारिता को आपने बेहद नजदीक से देखा है, राजनीति की तासीर से आप बेहद वाकिफ भी हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दलों के गतिविधियों पर आपकी पैनी निगाहें टिकी हैं। वर्तमान समय में जनता अब किस मूड में आपको नजर आ रही है, क्या लगता है इस लोकतंत्र की आहुति में? जी, विधानसभा का चुनाव होता है, जी, उसमें सबसे बड़ी बात नजर रखी जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। और प्रत्याशी ही सब कुछ होता है, ये विधानसभा स्तर पे देखा जाए। जितना छोटा चुनाव होगा उतने ज्यादा गणित, उतनी ज्यादा उसके कैलकुलेशन अपने अलग अलग हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में अगर हम सरकार की बात करते हैं तो अगर 10 साल पे हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 10 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बुरी तरह से फेल हो चुके थे। तो हमने कभी सड़कों का स्वाद नहीं चखा, हमने अच्छी सड़कें देखी ही नहीं। पर 10 साल में जब बीजेपी का शासन आया तो बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। पर क्या हुआ, काम तो जरूर किया, पर जब एक आदमी जो मध्य प्रदेश से जब बाहर जाता है तो मध्य प्रदेश की सड़क की गुणवत्ता की तुलना करता है वो दूसरे प्रदेश की सड़क से, तब वो ये मानता है कि यार काम तो हुआ है पर क्वालिटी में काम नहीं हुआ है, ये काम औपचारिकतावश हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उसके मन में लगता है कि यार जो काम होना था वो काम नहीं हुआ है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो गलती दिग्विजय सिंह जी ने की थी कि इस पूरे 5 साल में मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं से विमुख रहे, पूरा प्रशासन अधिकारी चलाते रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि शिवराज सिंह चौहान ने आज तक, देखिए पटवा जी के कार्यकाल की हम बात करते हैं तो पटवा जी अपने मंत्रियों का कद बढ़ाते थे। चाहे बाबूलाल गौर हो तो वो कहते थे ये मेरे कलदार मंत्रियों में है, चाहे हिम्मत कोठारी हो तो कहते थे ये मुख्यमंत्री है। और यही स्थिति बाबूलाल गौर की रही, यही उमा भारती की स्थिति रही कि उन्होंने मंत्रियों का कद बढ़ाया। पर पिछले 10 सालों में शिवराज सिंह जी चौहान ने आज तक किसी मंत्री का नाम लेके ये नहीं कहा कि ये मेरे बेहतरीन मंत्रियों में है। बिल्कुल। परिणाम ये हुआ कि शिवराज सिंह चौहान का कद तो 20 गुना हो गया पूरे प्रदेश में, क्योंकि मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा चाचा, मैं सब कुछ। पर आपने मंत्रियों का कद खत्म कर दिया। इस चुनाव में वो तमाम मंत्री जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको लग रहा है कि यार हमारा तो कोई कद ही नहीं है। इसलिए हर बार सरकार, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अडवाणी हो, जो मध्य प्रदेश में आता है वो कहता आप किसी मंत्री को मत देखिए, आप किसी विधायक को मत देखिए, आप केवल शिवराज सिंह चौहान को देखिए। हम भाजपा ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो यही की है कि क्षेत्र के जो सूबेदार होते हैं, जैसे अंदर हम अपन मानते हैं कैलाश वर्गीय का कद है निमाड़ मालवा में, तो आपको इनका उपयोग होना था। कांग्रेस ये कल्चर में करती रही। देखिए सिंधिया जी को मध्य प्रदेश में उतारने का मतलब ये हुआ है कि उन्होंने सर्वे कराया। सर्वे के बाद उन्होंने ये माना कि सर्वे में, चाहे वो मोहनखेड़ा में डेलीगेट से बात हुई है उनकी, तब भी उनको मालूम पड़ा कि सिंधिया के अलावा कोई भी लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। और मध्य प्रदेश में आप देखें, ग्वालियर की सभा हो, शहडोल की सभा हो, चाहे इंदौर की सभा हो, सिंधिया ने अपनी ताकत बता दी। इसलिए जो भी निर्णय होने होंगे ये तय है कि राहुल गांधी शुद्ध रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाना पहले पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि नई पीढ़ी के साथ में नए युवा हमको जोड़ना पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। और रहा प्रश्न जनता का, जब तक उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं हो जाता, जब तक उनका तय नहीं हो जाता, जब तक आप कैलकुलेशन नहीं लगा सकते हैं कि कौन कहां से जीतेगा। हम बहुत जगह देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत कद्दावर नेता आ गया पर उसके सामने बहुत कमजोर उतर गया, तो सीट पर पूरा परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जनता केवल इंतजार करेगी एक बार दोनों चेहरों की बात है। बिल्कुल, चेहरे सामने दिखने लगे, फिर वो निर्णय लेगी। इस बार गलती नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं बात यहाँ पर चुनावी चेहरों की है और सीधे तौर पर नौजवान पीढ़ी यानी कि नए राजनेताओं की एक नई पौध देखने के लिए जनता भी आतुर है, क्योंकि विचारधारा में परिवर्तन नहीं है लेकिन सोच और नजरिया और कार्यशैली में जरूर यहाँ पर बड़े बदलाव की दरकार है। शायद इसीलिए जनता भी 25 नवंबर से पहले लगातार इन नए बदलावों और परिवर्तनों पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। साहू जी, एक बात मेरे जहन में आती है, चुनावी चेहरों की अगर हम बात करें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने रखा है, तो वहीं कांग्रेस में अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा नजर आता है। क्या लगता है दोनों ही चेहरों में से किसमें कितना है दम? देखिए, जहां तक शिवराज सिंह चौहान का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका कद काफी बड़ा है, जैसा कि अभी नवनीत भाई ने भी कहा कि शिवराज मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, ये उनकी मंशा भी है और वो उसका एक कुछ थोड़ा बहुत दिखाई भी देता है कहीं कहीं, लेकिन पूरी तौर पर ऐसा लग नहीं रहा है कि भाजपा ने 10 साल में कोई ऐसा चमत्कार किया हो जिससे मध्य प्रदेश की पहचान पूरे देश में बने। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और छोटे गांव तक भी शिवराज को लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश का हर मतदाता शिवराज। जहां तक सिंधिया का सवाल है, नो डाउट सिंधिया में विजन है, बिल्कुल,
और उनके पिताजी भी स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया ने भी मध्य प्रदेश में रेलवे का काफी काम किया था और ये दूरसंचार ये अपने विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में भी सिंधिया ने मध्य प्रदेश में जितना हो सकता था वो काम किया है। लेकिन उसके साथ सिंधिया जी के साथ जो है वो कांग्रेस में कोई कैडर तो है नहीं, कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पे कोई ऐसा भरोसा किया जा सके कि वो सिंधिया के साथ चलेगा। बिल्कुल ठीक। कांग्रेस में गुटबाजी है। अगर भूरिया जी के पहले 1 साल पहले अगर वो सिंधिया जी मध्य प्रदेश में उतर जाते और पूरे प्रदेश में दौरा करते तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन आता। बिल्कुल। देखिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश 4 भागों में, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और मालवा और निमाड़। बिल्कुल ठीक बात है। मालवा में सिंधिया जी को जानते हैं, ग्वालियर क्षेत्र में जानते हैं, मध्य भारत जो पुराना है, लेकिन बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल में कमलनाथ का प्रभाव है, बघेलखंड में आपके अजय सिंह का प्रभाव है और बुंदेलखंड में कोई एज सच कोई नेता नहीं है। ये भी भाजपा की उमा भारती ने भी बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है और इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने वहाँ स्पेशल पैकेज दिया है। करीब 4,500 करोड़ का वहाँ पैकेज आया है, लेकिन उस पैकेज का पैसा कहाँ लग रहा है ये मॉनिटरिंग कांग्रेस के लोगों को करना थी। बिल्कुल और ये बताना था कि हमारा ये पैसा है और ये यहाँ विकास के कार्यों में लगाना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे कामों में। वो मध्य प्रदेश में वो जो पैसा आया वो कहाँ गया, क्या खर्च हो रहा है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। तो आफ्टर ऑल लोग कांग्रेस को क्यों चुने, ये भी सवाल है। केवल सिंधिया का चेहरा देखने से काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। आज जो नया मतदाता है जी, नौजवान जो वोटर है उसकी संख्या बहुत बड़ी तादाद में है और वो सिंधिया की तरफ आकर्षित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सिंधिया जी को चाहिए कि वो ये बताएं कि कैसा मध्य प्रदेश वो बनाना चाहते हैं, किस तरह से। केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा या घोषणा पत्र में लिख देने से काम नहीं चलेगा, उनको बताना चाहिए और उसको उतारना चाहिए मध्य प्रदेश में और लोगों को विश्वास में लेना चाहिए कि यदि मैं आया तो हम मध्य प्रदेश को इस तरह से बनाएंगे। शिवराज सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा 3 महीने पहले ही शुरू कर दी थी और उसमें वो गांव-गांव तक पहुंचे। आज सिंधिया को इन 20-25 दिनों में वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते, इन्होंने 230 कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आप को पहुंचा दिया। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। जहां तक गुटबाजी का सवाल है, भाजपा में भी गुटबाजी है, लेकिन भाजपा में ऐसी गुटबाजी नहीं है कि वो सेबोटेज करें, लेकिन कांग्रेस में आज भी गुटबाजी है। आज भी सिंधिया ने अपने सिंधिया और भूरिया की नहीं पट रही है, कमलनाथ और सिंधिया एक हो गए हैं, भूरिया और दिग्विजय सिंह अलग थलग कहीं पड़े हैं, अलग थलग पड़े हैं। और दिग्विजय सिंह के जो बयान आते हैं वो तीर की तरह चुभते हैं लोग, उनको भी बताना चाहिए थे। केवल आरएसएस और भाजपा को गाली बकने से काम नहीं होगा, उनको बताना चाहिए कि 10 साल में भाजपा ने कहाँ गलत काम किए और हम कैसा काम करना चाहते हैं। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ भी अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो रही, मध्य प्रदेश में भी कोई ना रेलवे का कोई काम हुआ, 1 किलोमीटर रेलवे लाइन नहीं आई, एक हवाई अड्डे पर काम नहीं हुआ, राजमार्गों का काम नहीं हुआ। तो कुल मिला के एक तस्वीर ये बनती है, इसमें सिंधिया के आने से कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी और ऐसा कोई हमें ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिख रहा है कि जिससे कि वो पूरा परिवर्तन कर दे। इसमें ये सीटें बढ़ेंगी और अगर ये अपनी एकता बताएं, अपना घोषणा, अपनी विजन लाएं, मध्य प्रदेश को कैसा बनाना चाहते हैं। और इन 20-25 दिनों में अब इनके पास कोई स्टार प्रचारक भी ऐसे नहीं है जो अब मध्य प्रदेश में एक फैक्टर और है, मोदी फैक्टर। बिल्कुल। मतदाता मध्य प्रदेश का खासकर संघ के जो लोग हैं वो मोदी को सेंट्रल में पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो एन केन प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार को बचाना चाहेंगे, बावजूद इसके कि कौन भ्रष्ट है, कौन किसको टिकट मिला कि नहीं मिला, वो इन सब बातों से ऊपर उठ के उसमें वो काम करेंगे। अगर इसमें वो फेल हुए तो इसमें तो निश्चित ही सिंधिया अपनी बाजी मार सकता है, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ेगी। इनको अभी जो जितनी इनकी मीटिंग हुई है उसमें ये सारे लोग 7-8 लोग दिखे तो, लेकिन जो अंदर से जो जुड़ना चाहिए, बिल्कुल। एक मन से दिखना चाहिए, लोग सब समझते हैं। मतलब कहने की दिखावे के तौर पर गुटबाजी दूर हुई है, लेकिन अंदरूनी अभी भी अलग-अलग पड़ते हैं। उसमें देखिए होगा ये कि जो ज्यादा विधायक लाएगा, चाहे सिंधिया विधायक लाए
या दिग्विजय सिंह के लोग लाए, जो ज्यादा विधायक लाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा चेहरा सिंधिया रहेंगे, क्योंकि ये बात इसमें 90% तो सिंधिया ही बनना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक बात है। चुनावी चेहरे यहाँ पर अपनी जगह हैं, लेकिन सफलताओं के साथ साथ विफलताओं का ग्राफ भी बहुत बड़ा है। ऐसे में राजनीतिक दलों में किस तरह से अंदरूनी हवाओं का रुख पलटा है और सियासी हवाएं मतदाता को किस ओर लेकर जाने वाली है, ये जरूर अभी फिलहाल एक पहेली बना हुआ है। लेकिन पिछले दिनों राजनीतिक दलों की गतिविधियों ने जरूर राजनीतिक विशेषज्ञों को भी टिप्पणी देने पर मजबूर कर दिया है। हमारे साथ बोल रहा चौथा स्तंभ इस खास पेशकश में इंदौर शहर की पत्रकारिता से जुड़े दो बड़े नाम मौजूद हैं। उनसे सियासत की सर्जरी और इन तमाम गतिविधियों पर बातचीत करने की फिर कोशिश करते हैं। शुक्ला जी, आपके पास आता हूं। क्या लगता है आपको, पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर को कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इंदौर में सभा करते हैं, 27 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए रोड शो करते हैं। दोनों ही राजनीतिक गतिविधियां जनता के भी सामने हैं। आपका क्या आकलन है, क्या कितना प्रभाव डालेगी ये दोनों ही गतिविधियां जनता पर? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा का समापन इंदौर में हुआ था। जी। राहुल गांधी की सभा इंदौर में उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई। कांग्रेस का ही मानना, लोगों का ही मानना है कि जिस प्रकार का उसका डिजाइन था, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग खुद आए चल के। कांग्रेस का जो प्रस्तुतिकरण, देखिए कांग्रेस का जो प्रस्तुतिकरण है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मध्य प्रदेश को पहले कभी भी हम अगर आंख बंद करके सोचें तो हमको मालूम पड़ेगा क्या इंदौर को पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपया इंदौर को मिला है, चाहे वो आपका सीवरेज का हो, चाहे BRTS का हो, इन सब में पैसा मिला। पर कांग्रेस का प्रस्तुतिकरण बहुत कमजोर है। कांग्रेस कभी इन सब मामलों पे उसका ध्यान गया नहीं और उन्होंने बताने की कोशिश भी नहीं की। आप बताइए, मध्य प्रदेश का बजट जो है इस बार 1,10 करोड़ का है, जबकि रोज अपने खाद्यान्न गारंटी कानून पे 66% लोगों को खाद्यान्न मिल रहा है, वो 1,30,000 करोड़ का बजट है। तो आप समझिए कि 1,10,000 करोड़ का बजट जब मध्य प्रदेश का बना हुआ है तो मध्य प्रदेश में 1,10 करोड़ में तो एक इक्विवेलेंट मध्य प्रदेश बनाया जा। बिल्कुल ठीक बात है, पैकेज बहुत भरपूर था। इसके बाद भी जो विकास की स्पीड होना थी, आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिवराज सिंह चौहान को पैसा नहीं दिया। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में दिग्विजय सिंह जी इसलिए फेल्यूर रहे कि आज वो टेबल ठोक के ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में मेरे 10 साल के कार्यकाल से शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल मिला लिया जाए। तो परिणाम सामने आएंगे किसने ज्यादा काम किया। उनको मालूम है मेरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश में बहुत बुरी तरह से हम डेवलपमेंट में फेल हो चुके थे, इसलिए वो कभी भी डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करते। उनके बयान, उनके ट्वीट इस प्रकार के हैं कि वो आधी प्रदेश की जनता के लिए इंटरटेनर हो गए हैं कि आज इन्होंने क्या बोला है, और वो कुल मिलाकर उनकी का विषय बनकर कुल मिलाकर उन्होंने अपनी जो छवि है वो इतनी नीचे कर ली है कि गंभीर नेता में नहीं गिने जाते। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस के लोगों के मन में ये बात जरूर आई है कि लंबे समय बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व आया है जिसके चेहरे पे गंभीरता है, जो अपने कमिटमेंट का धनी हो सकता है। इसका लाभ कांग्रेस को निश्चित रूप से मिलना चाहिए। देखिए, बीजेपी का एक सर्वे आया था, जो आखिरी सर्वे था, उसमें उन्होंने कहा था कि 120 सीटें हमको मिल रही हैं। बिल्कुल। कब आया था? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे। बिल्कुल। और उस सर्वे में यह भी माना था नरेंद्र सिंह तोमर ने कि 5% वोट भाजपा के घटे, कांग्रेस के 5% वोट बढ़े हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो 120 सीट में आज मैं आपके इस चैनल से बता रहा हूं कि 100 सीटें तो दोनों पार्टियों के पास है। इस चुनाव में जब हम परिणाम सामने आएंगे तो आप देखोगे 100 सीटें तो दोनों पार्टियों के पास होगी। जो भी 30 सीटों में सीट लिया है वो सरकार बनाएगा, वो निर्णायक भूमिका में, वो निर्णायक भूमिका। बिल्कुल ठीक बात है। बहरहाल यहाँ पर भले ही राजनीतिक दलों ने तमाम कोशिशें जरूर कर दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी अपनी जगह पर काम कर रहा है और लगातार जो केंद्र सरकार से पैकेज मिला और उसके जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ उसका भी अपनी तरह से एक प्रभाव जनता पर फिलहाल पड़ता दिखाई दे रहा है। चर्चा के दौरान एक बात जरूर यहाँ पर सीधे तौर पर निकल कर आई है जो जनता के पक्ष में दिखाई देती है कि पॉलिटिकल मार्केटिंग, यानी कि पॉलिटिकल मार्केटिंग करने में कौन सा राजनीतिक दल आगे रहा है, किसने पॉलिटिकल मार्केटिंग के जरिए बाजी मारी है, उसका भी बड़ा एक इंपैक्ट, उसका भी बड़ा प्रभाव जो है कहीं ना कहीं आने वाले मतदान के दिन जो है देखने को मिलेगा। साहू जी से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, पॉलिटिकल मार्केटिंग एक ऐसा नुस्खा है, एक ऐसा शिगुफा है जिसके जरिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल भाजपा में पीएम पद के उम्मीदवार बने, बल्कि इसी पॉलिटिकल मार्केटिंग का ही जादू है जो लगातार जो योजनाएं हैं सरकार की उनके प्रति कटाक्ष भी हो रहा है। तो इस शब्द को, इस परिभाषा को कैसे आप गढ़ते हैं पॉलिटिकल मार्केटिंग की? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पॉलिटिकल मार्केटिंग में बाजी मार गए और कांग्रेस इस शब्द को कहीं ना कहीं समझने में देरी कर चुकी? हाँ, ये कांग्रेस इस मामले में बहुत पीछे है और पॉलिटिकल मार्केटिंग में उन्होंने इसको एक इवेंट बना दिया। और ये
इमेज बिल्डिंग जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की हुई है, वो इमेज बिल्डिंग इस तरह से हुई है कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन की या फिल्मी कलाकारों की जाती है, तो वो एक स्टार बन गए हैं मध्य प्रदेश में। है नहीं वो, लेकिन वो बना दिए गए हैं क्योंकि पॉलिटिकल मार्केटिंग इतनी। आज अभी अखबारों में विज्ञापन, आचार संहिता लगने के पहले तक भरपूर विज्ञापन, और उस विज्ञापन की जो भाषा थी, हमारे एक मित्र हैं आईएएस, बड़े वरिष्ठ आईएएस, उन्होंने स्वयं उसकी वो बनाई है, और एक टीम पूरी आज से करीब 6 महीने पहले से सारी तैयारी हो रही थी। तो जनसंपर्क विभाग सीधे तौर पर काम कर रहा था, पूरा सरकार की योजनाओं पर जनसंपर्क विभाग काम कर रहा था, और उनको कहाँ स्वास्थ्य को, चिकित्सा को, ग्रामीण विकास को, सड़क को, बिजली को, पानी को, एक एक चीज पर उन्होंने दिया, और उसमें काफी हद तक वो सफल हुए। तो उनकी जो बुराइयां थी, वो क्या होता है कि आप एक ही चीज को बार बार दिखाओगे तो लोगों को ध्यान आता है कि भाई निरमा बासिंग पाउडर है, बाकी 50 पाउडर होंगे लेकिन लोग निरमा ही निरमा बोलेंगे। तो आज 50 नेता आ जाएं, लेकिन शिवराज शिवराज शिवराज, वो जैसे आपने कहा शुक्ला जी ने कि वो मामा भी हैं, चाचा भी हैं, भाई भी हैं, और उसने कहा मैं हूं ना, मैं हूं ना, तो वो जो मैं हूं ना, तो लोगों को लगता अच्छा फिर उनको एक आम आदमी, एक चीफ मिनिस्टर से एक बच्चा भी मिल सकता है, एक बुजुर्ग भी मिलता है, एक युवा भी मिलता है। चीफ मिनिस्टर किसी का भला नहीं कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है नहीं यार चीफ मिनिस्टर मेरे से मिल रहा है, जो पहले बड़ा दुर्लभ होते थे। मिलनसारिता भी कहीं ना कहीं शिवराज, मिलनसारिता, मृदु व्यवहार, अच्छा भाषण, उनका भाषण जो है वो भाषण वीर है, बिल्कुल, यानी अटल जी की शैली में बोलते हैं। बिल्कुल, जितने भाषण वीर हुए हैं वो काम, आज मनमोहन सिंह भाषण नहीं जानते, लेकिन मनमोहन सिंह आर्थिक विशेषज्ञ हैं, मनमोहन सिंह ही पूरे देश को चला सकते थे, आंकड़ों के ज्ञाता हैं, वो आंकड़ों के ज्ञाता हैं और बाजीगर भी हैं, लेकिन उनकी भी जो एक इमेज होनी चाहिए वो सोनिया और राहुल में दब गई, बिल्कुल, और उसके कारण वो विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा और गृह नीति, सारी चीजों में वो नहीं कर पाए, और उनकी ऐसी होगी कि ये तो मौनी बाबा हैं, तो उल्टी उनकी स्थिति हुई। तो ये कांग्रेस के पास इस तरह का जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो नहीं, वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट सोनिया और राहुल के आसपास घूमता है। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मार्केटिंग के साथ साथ पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी यहाँ पर अपना इम्पैक्ट रखता है, और शायद जनता का दिलो दिमाग में जादू बिखेरने के लिए जैसे मोदी पॉलिटिकल मार्केटिंग, मोदी को इतना उसकी ऐसी बिल्डिंग, उसकी इमेज की ऐसी बना दी गई है कि जैसे मोदी अब पूरा अवतार के रूप में आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और उनकी जितनी सभाएं हो रही हैं वो सफल भी हो रही हैं कि आज 3 लाख लोग, 4 लाख लोग अगर आ रहे हैं तो जाहिर है कि कम से कम वो इतना प्रचार है। बिल्कुल ठीक बात, तो वो एक स्थिति काम करती है। बिल्कुल ठीक बात है। शुक्ला जी, आपका क्या मानना है, पॉलिटिकल मार्केटिंग के साथ साथ क्या पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी होता है जो काम करता है एक राजनीतिक दल के पीछे? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल मार्केटिंग और पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो अपनी जगह है। सबसे पहले आदमी की छवि काम करती है। इस देश में आप तिकड़म करके मुख्यमंत्री बन सकते हो, पर इस देश में जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने का मामला आएगा, आपकी इमेज ही काम आएगी। बिल्कुल ठीक बात। और देखिए, मैं अपन पहले चलते हैं, कोई इतिहास को दोहराया नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस समय देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते थे, और जब प्रधानमंत्री बनने का मामला आया तो कांग्रेस के 14 लोगों में से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया था। पर चूंकि महात्मा गांधी जानते थे कि जो उनकी क्रूर नीति थी, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी कोई रियायत नहीं करते थे, संप्रदाय विशेष के प्रति उनके मन में कोई लगाव नहीं था। हैदराबाद के निजाम से वो देख चुके थे अच्छी तरह से। इसके बाद में तो हुआ कि नहीं भाई, चेहरा सौहार्दपूर्ण हो, सार्वभौमिक हो, इसलिए उन्होंने फिर जवाहरलाल नेहरू का चयन किया। व्यक्तित्व भी प्रभाव डालता है। अब आप समझ लीजिए कि जब आपने खूब यहाँ पे, जब आपने पूरे देश भर में जो है आपने राम अयोध्या को लेकर खूब सब कुछ कर लिया, 220 सीट पे आ गए आप, दूसरे दल आपके साथ मिलने को तैयार नहीं थे, पर उन्होंने चेहरे की बात आई तो वो अडवाणी जी के साथ नहीं गए, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को सलाम किया। और दल जो है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आए, उन्होंने कहा हम भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की बात पर भरोसा करते हैं। उदारवादी नेता पर इस देश में भरोसा हो सकता है। 100 साल के इतिहास में कभी, मैंने फिर कह रहा हूं आपसे कि हम इस लोकतंत्र में आदमी वही चाहिए जो सार्वभौमिक हो, सारे लोगों को साथ में लेके चल सके। किसी एक मामले में हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी समुदाय विशेष की राजनीति करें। बिल्कुल। और उसी के कारण जो है, मैं नहीं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का कद, आप चाहे कितनी इमेज बिल्डिंग कर लो, अटल बिहारी वाजपेयी के बराबर जीवन में न था और न हो पाएगा।
अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के आखिरी जन नेता हैं जिनके लिए कभी किसी को बुलाना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक बात है, कहीं ना कहीं व्यक्ति तो यहाँ पर अहम भूमिका अदा करता है और जिस तरह से पॉलिटिकल मार्केटिंग और पॉलिटिकल मैनेजमेंट का जो नुस्खा है वो अपनी जगह पर काम करता है और आज के मॉडर्न जमाने में जो हाईटेक होती सियासत है उसके बावजूद भी व्यक्तित्व का जो प्रभाव है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल अपने अपने नजरिए, अपनी अपनी राय। आगे बढ़ते हैं और चौथा स्तंभ क्या कुछ कहता है और चौथे स्तंभ का क्या नजरिया पूरा सियासी सर्जरी को लेकर बनता है, इस पर बहुत बात हो चुकी। जाते जाते देश में जिस तरह से लगातार वोटिंग परसेंटेज को लेकर भारत निर्वाचन आयोग भी चिंता व्यक्त कर रहा है, लगातार लोग राजनीतिक दलों की गतिविधियों को या राजनेताओं को कोसते जरूर हैं लेकिन अपने मत अधिकार का उपयोग नहीं करते, अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में चुनाव आयोग की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं और जागो मतदाता जागो ऐसी तमाम मुहिम चलने के बावजूद भी जो है लोग अपने घरों से नहीं निकलते और लोकतंत्र में अपनी आहुतियां नहीं देते। इसको लेकर क्या सोचता है चौथा स्तंभ? सीधे तौर पर इंदौर शहर के दो पत्रकारिता से जुड़े बड़े नाम मौजूद हैं सिटी न्यूज के स्टूडियो में, उनसे इस बात पर भी टिप्पणी ले लेते हैं। साहू साहब, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, वोटिंग परसेंटेज की जो है चिंता वो लगातार भारत निर्वाचन आयोग को भी सता रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लोगों में उदासीनता का अभाव है और जिस हद तक लोगों को घरों से निकलकर वोटिंग करने के लिए आना पड़ता है, आने की जरूरत है, उस हद तक वोटिंग परसेंटेज नहीं बन पाता। देखिए, इस देश में ये देश लहरों पे चलता है। जी जी। पहले सबसे पहले जो है वो जनता लहर 1977 में चली। जी, तो मतदाता निकल के गया। जी जी बिल्कुल। इसके बाद फिर राम लहर चली, फिर इसके पहले इंदिरा लहर चली, जी जी, सहानुभूति लहर चली। तो ये लहरों पर लोग चलते हैं कि उनको लगता है कि अब कुछ परिवर्तन आ रहा है। जैसे जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति क्या नारा दिया तो 77 में बदलाव आया। मतदाता इस देश का जो है, इस देश से लोकतंत्र आप समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि लोकतंत्र हमारे जहन में है। जी बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से अकबर बादशाह 7 मुगल बादशाहों में लोकप्रिय हुए, जो इन्होंने शुक्ला जी ने सही कहा कि उदारवादी आदमी ही चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अकबर को ही सम्राट जो उसको कहा जाता था कि वो सम्राट अकबर, अकबर महान, आज भी लोग माने जाते हैं जबकि दूसरे किसी को याद नहीं रखते। तो उसी तरह से आज लोग वोटिंग करने के पीछे उनकी मंशा ये रहती है कि अगर हम नागनाथ को जिताते हैं तो सापनाथ, नागराथ को हराते तो सापनाथ को लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक इसको अगर अच्छे चेहरे नहीं मिल पाता विकल्प के अभाव में। लेकिन अब इसमें इस बार चुनाव आयोग ने काफी अच्छी पब्लिसिटी की है और लोग भी इसमें उत्साहित हैं कि मतदान का परसेंट पहले से ज्यादा बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि 70 और 75% तक इस बार वोटिंग परसेंटेज जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने देखा अभी पिछले राज्यों में, यूपी में और उधर चुनाव हुए, नॉर्थ ईस्ट में हुए, 80% हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें भी होना ही चाहिए कि कंपलसरी वोटिंग होना चाहिए, अनिवार्यता होना चाहिए मतदान के। मतदान अनिवार्य हो और मतदान को बैंकों से जोड़ें कि हम उसी को बैंक लोन देंगे जो मतदान में भाग लेगा। बिल्कुल ठीक बात है। सरकार से कहीं उससे जोड़ो तो मतदाता निकल के आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो जब तक नहीं हो तब तक असली सरकार नहीं बनेगी। अभी तो क्या है कि इसको झुग्गी झोपड़ियों को पकड़ लो तो दलितों को पकड़ लो तो अल्पसंख्यकों को पकड़ लो, तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो घर में बैठ के बहस तो करता है कि अच्छे लोग नहीं आते। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन वो मतदान नहीं करता। मेरा कहना ये कि वो अच्छे लोग जो ड्राइंग रूम में हैं, मैं मेरे जहां रहता हूं उनसे कहता हूं कि तुम एक दिन कम से कम त्याग करो। 5 साल में आदमी को एक दिन में 1 घंटा तो देना ही चाहिए। पूरे 5 साल में अगर वो दे दे, अच्छी सरकार आएगी। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दो राय नहीं। भारत निर्वाचन आयोग की कोशिशें अपनी जगह हैं लेकिन जन जागरूकता भी बहुत जरूरी है और शायद यही वजह है कि लगातार आयोग की मुहिम भी रंग लाती दिखाई दे रही है और लगातार जनता में भी अब जागरूकता थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी है। आगे बढ़ते हैं शुक्ला जी, जाते जाते क्या आपका मानना है, भारत निर्वाचन आयोग ने तमाम अपनी कोशिशें की, जागो मतदाता जागो ऐसे बड़े स्तर पर अभियान भी चलाए गए, बावजूद उसके, और अगर हम बात करें वर्तमान में जो आयोग ने एक नया अधिकार जनता को दिया है, नोटा की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें रिजेक्शन का पावर भी अब जनता को मिला है, इसको आप कितना अहम मानते हैं और क्या लगता है मिशन एमपी फतेह करने के लिए जो दोनों ही राजनीतिक दल अपनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद आयोग की जो कोशिशें हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की वो रंग लाती आपको दिखाई देती है? नहीं, देखिए, आयोग की कोशिश तो अपनी जगह है ही, वो तो लंबे समय से हर चुनाव के समय करते हैं। पर इसमें मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इसमें मीडिया की बहुत अहम भूमिका रही है और शुरू से रही है। चुनाव के लंबे समय पहले से अखबार, चाहे चैनल हो या अखबार हो, व्यक्तिगत रूप से आग्रह करने लग जाते हैं कि भाई आप लोग मतदान अवश्य करिए। जो जागरण हो सकता है वो हम करने लग जाते हैं। परिणाम ये हो जाता है कि हमको जो है इन स्थितियों में सबसे पहले हमको ये तय कर लेना चाहिए कि मतदान के लिए जागरूकता हो,
हम लोगों को घर से निकालना चालू करें और हर आदमी को हम पैनल करें, है ना? जी जी, यही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं यहाँ पर इस गहरे विषय पर चौथे स्तंभ ने अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी हैं और सीधे तौर पर बोल रहा चौथा स्तंभ इस कोशिश के जरिए एक गहरा संदेश देने का प्रयास यहाँ पर सिटी न्यूज ने किया है, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर राजनीतिक दलों की गतिविधियों को लगातार उनकी टिप्पणी करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल नहीं करते और सीधे तौर पर उससे लोकतंत्र प्रभावित होता है। जाते जाते सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे में फिलहाल इतना ही। हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोनों ही खास मेहमानों का जो सिटी न्यूज के स्टूडियो में फिलहाल हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे साथ इंदौर शहर की पत्रकारिता के जाने माने नाम और वरिष्ठ पत्रकार श्री जीवन साहू जी उपस्थित थे, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ नवनीत शुक्ला जी मौजूद थे जो लगातार इंदौर प्रेस क्लब की गतिविधियों से भी जुड़े रहते हैं और राजनीतिक पत्रकारिता पर अपनी बारीक नजर रखते हैं और बेहद पकड़ रखते हैं। हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं नवनीत शुक्ला जी का। सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे में फिलहाल इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।